नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं दो मज़ेदार व्यंग्य। अगला स्टेशन, लेखक केशव चंद्र वर्मा। इस देश के तमाम लोगों की तरह मुझे भी यकीन हो रहा था कि इस देश के भविष्य का निर्माण करने का काम सिर्फ फिल्मों का है। जैसा संदेश लोगों में पहुंचाना हो वैसी फिल्म बनाकर लोगों को दिखला दीजिए, बस दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी। इधर जैसे ही मुझे फिल्मों के जरिए ये संदेश मिला कि समाज को बदल डालो, तैसे ही मैंने अपनी समाज सेवा को अधिक गहरे स्तर पर करने का फैसला कर लिया और मौके की तलाश करने लगा ताकि मैं समाज को एक ही दांव में बदल दूं। इस तरह के मौके रोज रोज आते नहीं कि आपको समाज को बदल डालने का अधिकार सब लोग देते फिरें, लेकिन आदमी लगन का पक्का हो तो समाज एक ना एक दिन मौका देता ही है। और इस विचार को कार्य में बदल डालने की शुरुआत मैंने रेलवे स्टेशन से करने का शुभ संकल्प किया। ऐसा कुछ पहले से तय नहीं था, लेकिन जब अपने कुछ मेहमानों को एक पैसेंजर गाड़ी से छोड़ने के लिए स्टेशन गया तो समाज ने मुझे अदबदा कर कुछ ऐसा मौका दे दिया कि समाज सेवा करने के लिए मेरी तबीयत मचलने लगी। जो लोग यात्रा का सुख आज की दुनिया में भी उठाने के लिए कृत संकल्प हैं, उन्हें रेल व्यवस्था की एक मामूली बात तो मालूम ही होगी, फिर भी उनके लाभ के लिए मैं दोहरा रहा हूँ। रेलगाड़ियाँ कई तरह की होती हैं। डाक गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, पार्सल गाड़ी, माल गाड़ी वगैरह वगैरह। डाक गाड़ी डाक ले जाने के लिए बनी थी, पर मुसाफिर भी ले जाती है। पार्सल गाड़ी पार्सल ले जाने के लिए बनी थी, अब मुसाफिर भी ले जाती है। मालगाड़ी सिर्फ माल ले जाती है। एक पैसेंजर गाड़ी यानी मुसाफिर गाड़ी थी जो मुसाफिरों के लिए बनी थी, अब मुसाफिर नुमा माल ले जाती है। यानी पैसेंजर गाड़ी में जो भी मुसाफिर चलते हैं उन्हें रेलवे सिर्फ माल की तरह ढोती है, जहां मन आए तहां रोकती है और धीरे धीरे चलाती है। रास्ते भर बिना पंखा और बिना बत्ती का सफर कराती है। पुराने डिब्बों का नया किराया लेती है और 4-6 घंटे आगे पीछे पहुंचाती है। इसकी सुनवाई कहीं नहीं। ये मान लिया गया है कि पैसेंजर गाड़ी यानी मुसाफिर गाड़ी की वही नियति है। उसमें गांव-गांव में उतरने चढ़ने वाला चलता है। उसके लिए न तो बैठने की जगह की जरूरत है, न पंखे की, न बत्ती की। और वक्त तो उसके पास अनंत होता है। उनके यहाँ वक्त के नाम पर सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम और रात होती है। तो पैसेंजर गाड़ी सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम या रात के वक्तों से बंधी हुई चलती है। फिर किसी को क्या शिकायत हो सकती है? उसी पैसेंजर गाड़ी पर मैं अपने कुछ मेहमानों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। शाम को चलकर सुबह पहुंचने का वादा करती हुई इस पैसेंजर गाड़ी के हर डिब्बे में पंखे लगे हुए थे जो मुसाफिरों के क्रोध की तरह शांत थे। बत्तियां या तो थी ही नहीं या दीपक राग की प्रतीक्षा कर रही थीं। तीसरे दर्जे में ठुसे हुए मुसाफिर दफ्तियां, रुमाल और हाथ हिलाकर उस डिब्बे से गर्मी को बाहर कर देना चाहते थे। अंधेरा हो रहा था और हर मुसाफिर अपने से ज्यादा अपने संदूक की फिक्र करने में मशगूल था। ऐसा दृश्य देखकर मुझे सहसा ये याद आने लगा कि मैं समाज को बदल डालने का वादा कर चुका हूँ और मुसाफिरों के जन्मसिद्ध अधिकार के लिए लड़ने को मुझसे अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता। जो लोग सफर करने के लिए आए हुए थे वे भीतर घुसकर बैठ गए थे और निकलने की कोशिश करते ही अपनी जगह पर दूसरों को बैठा हुआ देखते। वैसे उसमें से निकल पाना अपने आप में आदमी की मर्दानगी में 4 चांद लगा देता और निकलकर घुस पाना सिर्फ एक घुटी हुई चांद का तल्ख अनुभव दे सकता था। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्तियों की ही ये नैतिक जिम्मेदारी हो जाती थी कि वे पैसेंजर के मालगाड़ी रूप से लोगों को परिचित कराएं और समाज सेवा करें। वही मैंने किया। निहायत बुजुर्ग दिखने वाले गार्ड साहब
पान खाए हुए, एक कुचैली लाल टाई, मैली कहना मैलेपन का अपमान होगा, लगाए, आधा कोट बाह पर डाले हुए, बांस के छोटे छोटे डंडों में लाल हरी झंडियां लपेट कर रख रहे थे। उनका बड़ा लोहे का बक्स प्लेटफॉर्म पर खुला हुआ था और उनको तमाम कुली कवाड़ी घेरे खड़े थे। एक ने उनको चाय ला कर दी और वे चाय पीने लगे। मैंने समाज सेवा के कुछ नियमों का ध्यान किया और भीड़ चीरता हुआ उनके पास पहुंचा। उनसे मैंने डिब्बों में बत्ती और पंखा न होने की शिकायत की। थोड़ी देर तक वह चुपचाप अपनी चाय पीते रहे और कुलियों को कुछ सामान लादने की हिदायत देते रहे। मैंने अपनी बात दोहराई। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर कुलियों से बातें करने लगे। मैं जानता हूं कि बेहयाई का गुण एक समाज सेवी में बड़ा लाजमी होता है, अतः मैंने फौरन अपनी बात को और भी तेजी से गार्ड साहब के सामने दोहराया। अब की गार्ड साहब ने पहली बार जवाब दिया, कह तो दिया साहब कि अभी सब ठीक हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पर बिजली वाला होगा, उससे कह दीजिए ठीक कर देगा। बहरहाल मैं आश्वासन लेकर लौट पड़ा। अपना देश ही आश्वासनों पर चल रहा है, अगर वह भी हटा लिया जाए तो फिर रह ही क्या जाएगा। और फिर जब सभी लोग आश्वासनों को सही मानकर चुप बैठे रहते हैं तो मुझे पहली ही बार आश्वासन को चुनौती देना ठीक नहीं लगा। डिब्बे के सामने पहुंचा तो अपने मेहमानों ने भीतर से पूछा, क्या हुआ? मैंने तड़ से अपनी कारगुजारी बयान कर दी। अभी सब ठीक हुआ जाता है, पंखा भी ठीक, बिजली भी ठीक। एकाध इधर उधर की बात हो सकती थी, लेकिन गाड़ी छूटने का वक्त निकट आ रहा था और मुझे लग रहा था कि गाड़ी बिना बत्ती के ही चल देगी। मैं बिजली वाले मिस्त्री की खोज में चला। आखिरकार वह मिला। एक तेज दुबला पतला लड़का प्लेटफॉर्म की बिजली से तार लगाकर पहले दर्जे के डिब्बे में बिजली का पंखा ठीक कर रहा था। मैंने खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। मुझे किसी से भी बात करने में डर नहीं लग रहा था। मैंने उससे उस डिब्बे की बिजली और पंखा ठीक करने को कहा। उसने पहली ही बार में उत्तर दिया, पंखा वंखा नहीं चलेगा, बिजली भी राम भरोसे है। मैंने कहा, गार्ड साहब ने कहा है तो उन्हीं से ठीक करा लीजिए। मैं गार्ड साहब की तरफ लपका। अब तो कुछ आन का भी सवाल था। डिब्बे के सामने लौटकर जाता तो क्या मुंह दिखाता, वे लोग फिर वही सवाल पूछते। गार्ड साहब ने अपनी हरी बत्ती भी ठीक ठाक कर ली थी, पान खा रहे थे, भीड़ वैसी ही थी। मैंने फिर गार्ड साहब से अपनी मुसीबत दोहराई और उस लड़के मिस्त्री की शिकायत की। गार्ड साहब ने अपनी आदत के मुताबिक तीसरी बार में मेरी शिकायत पर कान दिया। अब की नए सिलसिले से बातचीत हुई। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नहीं जा रहा हूं। तो फिर आप गाड़ी के पंखे और बिजली को लेकर क्यों परेशान हैं? जिन्हें जाना है वह तो आराम से चुप किए बैठे हैं, आप खामखां के काजी बने हुए हैं। जी नहीं, खामखां के नहीं, मेरे घर वाले इस गाड़ी से जा रहे हैं, उन्हें बड़ी परेशानी होगी। रास्ते में बिजली ठीक हो जाएगी, अब तो गाड़ी छूटने का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी यहाँ पर, अगले स्टेशन पर ठीक करा देंगे। अगला स्टेशन तो गांव है, वहां मिस्त्री कहाँ मिलेगा? अजी साहब, गाड़ी मैं ले जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं। अब गार्ड साहब ने जैसे मुझे धमकाने के लिए मुंह में सीटी दबा ली और हाथ में हरी बत्ती वाली लालटेन उठा ली। वैसे झंडी पहले ही से खुली हुई थी। मैं भी समाज सेवा पर तुला बैठा था। बोला, देखिए गार्ड साहब, जब तक पंखा और बत्ती ठीक नहीं होगी तब तक गाड़ी यहां से नहीं चल सकती, समझ लीजिए। अरे साहब, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए बैठिए, मैं अभी आता हूं उस डिब्बे के पास। मेरे मेहमान खिड़की से सिर निकाले मुझे बुला रहे थे। गाड़ी छूट जाएगी और चलते वक्त एक टाटा नहीं कह पाएंगे। लेकिन टाटा को देखें कि अब सरीहन अपनी बेइज्जती को देखें। गार्ड साहब टहलते हुए आगे बढ़े, उनके साथ पूरा जमघट। हमारे डिब्बे के सामने से वे निकले, हम भी उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे। मैंने मेहमानों को डिब्बे के सामने से निकलते हुए यूं देखा कि जैसे
देखो, मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूं। गार्ड साहब आगे बढ़कर किसी के पास रुक गए और बोले, क्या बात है भाई, बत्ती पंखा क्यों नहीं ठीक कर देते? मिस्त्री लड़का ताव में था। मैं क्या खुद पंखा बन जाऊं गार्ड साहब, जब उसमें पावर है ही नहीं तो? गार्ड साहब ने निहायत नरमी से कहा, अरे भाई, तेज पड़ने की क्या जरूरत है, बात क्या है? उसने कहा, क्या करें साहब, अभी पुराने चार्जर पर इंक्वायरी हो रही है। कहते हैं कि जब आएगा तब मिलेगा, तो हम क्या करें? जितना है उतना फर्स्ट क्लास में किए दे रहे हैं। गाड़ी चलेगी और कुछ चार्ज हो गया तो बत्ती में करंट चली आएगी। रोशनी तो होगी नहीं, सिर्फ लाल लकीर दिखाई देगी। पंखा वंखा कुछ नहीं चलेगा। मेरी कोई सुनता नहीं। सब साले और मुसाफिर मेरे डंडा किए हुए हैं। मैं कोई स्टेशन मास्टर की उसमें से लाकर लगा दूं? भीड़ ने मजा लेना शुरू कर दिया था। एंग्री यंग मैन चिल्ला रहा था। सब मेरी तरह ही जान रहे थे कि अब गार्ड साहब की किरकिरी हो जाएगी। तब तक गार्ड साहब बोले, कितने साल से नौकरी कर रहे हो मियाँ? 3 साल से। तभी तभी अभी इतनी तेजी है? अरे बाबू साहब, ये सब कोई नई बात तो नहीं। मैंने तो सोचा कि न जाने क्या बावेला आपने मचा दिया। 3 साल से तुम इस गाड़ी को आते जाते देख रहे हो। कभी तुमने इसमें पंखा चलते देखा या कभी बत्ती जलती देखी? नहीं ना? तो फिर आज इस चीज को लेकर इतना गर्म होने की क्या जरूरत पड़ गई? मुसाफिरों से तो 2 बोल मीठे मीठे बोल ही सकते हो। कह दो कि बत्ती आगे ठीक हो जाएगी, पंखा भी चलाए देते हैं। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि न तो पंखा चलेगा और न रास्ते भर बत्ती जलेगी। ये मुसाफिर भी ये जानते हैं। ये भी अंधेरे में बिना पंखे के चलने के आदी हैं। लेकिन अब इनका भी तो कुछ फर्ज है कि डिब्बे में पंखा नहीं चल रहा है तो आकर किसी से कहें। अब हमारा तुम्हारा ये फर्ज है कि बिना पंखा बत्ती चलाए हुए इन्हें खुश कर दें। इसमें गाली गलौज करने से मुसाफिर बिगड़ता है और बात कुछ बनती नहीं। अब चार्जर नहीं है तो तुम क्या, हमारे बाप भी डिब्बे में बिजली नहीं दे सकते। पर यह कहने में क्या लगता है कि अगले स्टेशन पर ठीक हो जाएगी? अव्वल तो मियाँ वह अगला स्टेशन पूरे सफर में कभी आता नहीं, और अगर किसी ने याद ही दिलाया तो तुम तो यहीं छूट जाओगे। मैं निबट लूंगा। रोज इसी अगले स्टेशन के भरोसे मैं गाड़ी यहां से लेकर जाता हूं। मुसाफिरों से तुम अगले स्टेशन का ख्वाब भी छीन लोगे तो बेटे गाड़ी किसके भरोसे चलेगी? मिस्त्री के पास कोई जवाब न था। गार्ड साहब ने सीटी बजा दी और झंडी और रोशनी हिलाना शुरू कर दिया। मेरे पास शिकायत दोहराने का वक्त नहीं था। कुछ डब्बों से निकले हुए मुसाफिर गाड़ी लेट होने की वजह मुझी को बताते हुए मुझे धिक्कार रहे थे और चुपचाप अपने डिब्बे में लौट जाने के लिए कह रहे थे। होना कुछ नहीं का। लेखक शरद जोशी। बोर्ड लगा है, खादी भंडार। आयताकार काउंटर लंबे, पीछे अलमारियों में खादी के थान, हल्के रंगों में मोटे कपड़े, कोसा साड़ियाँ, खादी, रेशम और कुछ रेडीमेड कपड़े। अलमारी पर यहाँ वहाँ धूल। बाहर कभी कभी अंधड़ सा चल जाता है। अभी सुबह के 9:30 ही बज रहे हैं। काउंटर के पीछे एक आदमी सुस्त झुका हुआ है, सिर टिकाए बाहर सड़क की ओर देखता। खादी पहनी है, कुर्ता पजामा। एक और व्यक्ति है, कुर्ता पजामा के साथ काली जैकेट भी पहने हैं, हिसाब लगा रहा है। अंदर कंबल के ढेर के सहारे एक और व्यक्ति लेटा हुआ है, टोपी से आंखें ढके हुए। काउंटर के एक कोने पर टेलीफोन रखा है, उस पर भी हल्की धूल चढ़ रही है। ऊपर नेताओं की तस्वीरें हैं। अलमारियों पर खादी संबंधी आदर्श वाक्य लिखे हुए हैं, सभी गांधी जी के, खादी की महत्ता बताने वाले। टेलीफोन की घंटी बजती है। काली जैकेट वाला टेलीफोन की ओर देखता है। सुनिए, टेलीफोन है, वह दूसरे से कहता है जो सुस्त बैठा सड़क की ओर देख रहा है। अब आप ही उठाइए, वह सिर टिकाए जवाब देता है। उठाइए उठाइए, हम हिसाब कर रहे हैं।
काली जैकेट वाला जोड़ लगाने लगता है। हिसाब बाद को कर लीजिएगा, कौन जल्दी है, अभी फोन तो सुन लीजिए। उत्तर मिलता है, आप तो कुछ कर नहीं रहे, फिर आप ही क्यों नहीं सुन लेते? काली जैकेट वाला कहता है, आप जहां बैठे हैं उसके पास ही है, हाथ बढ़ाएंगे तो सुन लेंगे, हम यहाँ दूर बैठे हैं। सुस्त व्यक्ति सड़क से बिना नजर हटाए बोलता रहता है, सवाल दूर पास का नहीं है, हम हिसाब कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान नहीं तोड़ सकते। आप कुछ नहीं कर रहे, आप टेलीफोन पर जवाब दे सकते हैं। काली जैकेट वाले ने उसे इस बार स्पष्ट समझाया, प्रश्न ये नहीं है, हम उठ भी सकते हैं, पर सोचते हैं कोई जरूरी फोन हो तो आप ही उचित उत्तर दे सकेंगे। अब उठ भी जाइए, घंटी बज रही है, जवाब दे दीजिए। इस पर दूसरे व्यक्ति ने सड़क से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा और कहा, क्या जवाब देना है? अब फोन सुनिएगा तभी न कहिएगा कि क्या जवाब होगा, अभी से कोई कैसे बता सकता है? इस पर वह सुस्ती से गंभीर चेहरा लिए फोन की तरफ बढ़ा और उसे उठाने के पहले काली जैकेट वाले से बोला, हम समझे शायद आप जानते हो। हेलो हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं खादी भंडार से। खादी भंडार, हाँ हाँ, क्या कहा? कपड़ा चाहिए? तो यहाँ कपड़ा ही तो बिकता है, और क्या, आइए और ले जाइए। जी हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? थिएटर से। थिएटर का भी कपड़ा है, पर्दा उर्दा लगाना है क्या? शौक से लगाइए, रंगीन कपड़ा है, छापादार, जौन रंग का कपड़ा चाहिए तौन रंग का कपड़ा ले लीजिए, या यूं तो रंगवा लीजिए। थिएटर का कपड़ा तो बहुत है। क्या कहा? ऑपरेशन थिएटर से बोल रहे हैं? कहाँ लगा है ये आपका थिएटर? हाँ हाँ, ऑपरेशन थिएटर, अरे हमहू देखेंगे, ऐसी क्या बात है साहब? हैं? अस्पताल में? अस्पताल में थिएटर लगा है? वाह, आप अस्पताल से बोल रहे हैं? और क्या, थिएटर में फोन नहीं होगा ना? अरे साहब, हम क्या गलत समझ रहे, आप जो बोल रहे सो ही समझ रहे। आपको थिएटर के लिए कपड़ा चाहिए सो है रंगीन छापादार, हैं? सफेद चाहिए अस्पताल के लिए? थिएटर में अस्पताल का सीन बनाइएगा क्या? कोई डॉक्टर ऑक्टर का तमाशा है, नर्स उर्स? नहीं। अरे हम क्या गलत समझे, जो आप बोल रहे सो ही समझे। थिएटर में तो रंगीन कपड़ा चलता है। देखिए श्रीमान जी, आप यहाँ आ जाइए और जैसा चाहिए ले जाइए, ऑपरेशन थिएटर या जौन भी थिएटर हो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। उसने फोन रख दिया। क्या पूछ रहे थे? काली जैकेट वाले ने पूछा। आप अपना हिसाब किताब में लगे रहिए, आपको क्या करना, कोई क्या बोल रहा है। हमने फोन सुना और जो उचित जवाब था सो दे दिया, पर इतना बता देते हैं कि अब से फोन आएगा तो आप उठाइएगा। और वह व्यक्ति फिर काउंटर से सिर टिका सड़क की तरफ देखने लगा। कंबलों के सहारे लेटे व्यक्ति ने आंख पर से टोपी हटाकर पूछा, क्या बात हुई? कुछ नहीं, टेलीफोन सुना नंदराम जी ने। हम पूछ रहे हैं कि काहे बात का फोन था, तो जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं आपको मतलब प्राइवेट फोन होगा। अरे नहीं, दुकान का था। भाई नंदराम जी, आपको बताना चाहिए, जब मैनेजर साहब ना हो तो सदाशिव जी ही मैनेजर हैं। आपको बताना चाहिए, वे प्रधान हैं। प्रधान हैं तो स्वयं जाकर टेलीफोन क्यों नहीं उठाते? जवाब हमको देने को क्यों कहते हैं? नंदराम जी ने कहा, हम हिसाब कर रहे हैं। तो आप हिसाब ही कीजिए, फिर ये क्यों जानना चाहते हैं कि हमारी फोन पर क्या बातचीत हुई? प्रश्न सिद्धांत का है। कंबलों से टिककर लेटे व्यक्ति ने पुनः टोपी आंखों पर खिसका ली
और सो गया। हाँ, सिद्धांत का ही है, नंदराम जी ने दोहराया। जो टेलीफोन करेगा वह अपनी बात को अपने पास रखेगा। आप हिसाब करिए। कोई गुप्त बात है क्या? गुप्त हो चाहे ना हो। नंदराम जी ये बात कह ही रहे थे कि एक लड़का जो टेरेलिन का बुशर्ट और नैरो पैंट पहने हुए था, खादी भंडार में घुसा। उसने आते ही पूछा, आपके यहाँ रेडीमेड कपड़े हैं? लड़के ने नंदराम जी को देखकर ही ये बात पूछी थी, सो उत्तर नंदराम जी को ही देना पड़ा। उन्होंने दिया। हैं क्यों नहीं, तमाम रेडीमेड पड़ा है, आपको दिखाई नहीं देता? मुझे क्या मालूम, लड़का बोला। ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। सामने अलमारी में तमाम रेडीमेड पड़ा है। आपको क्या चाहिए सो बताइए। कुर्ता पजामा। ऐसा कहिए ना, आप तो कह रहे हैं रेडीमेड है क्या? रेडीमेड तो बहुत कुछ होता है। मुझे कुर्ता पजामा चाहिए। किस नाप का? आपके ही लिए चाहिए या किसी दूसरे के लिए? आपकी नाप का कुर्ता पजामा निकाल दीजिए, नंदराम जी ने काली जैकेट वाले सदाशिव से कहा। आप ही निकाल दीजिए, हम हिसाब कर रहे हैं। हाँ भाई, सदाशिव जी ने गंभीर होकर कहा, हिसाब जरा बड़ा है। सो तो हम नहीं जानते, हम तो ये देखते हैं कि जो कोई ग्राहक आए तो आप हिसाब कर रहे हैं और जो कोई फोन आए तो आप हिसाब कर रहे हैं, नंदराम जी ने सदाशिव जी को घूरते हुए कहा। अब आप कुर्ता पजामा तो निकाल दीजिए आपको। हाँ, सो तो दे ही रहे हैं, उसमें क्या बात है। नंदराम जी ने अलमारी से कुर्ता पजामा निकाल टेरेलिन की बुशर्ट पहने लड़के की ओर बढ़ाया और सिर खुजाने लगे। लड़के ने नाक भौंसी कोड़ते हुए उन कपड़ों को देखा और कहा, मुझे लगता है ये बड़ा पड़ जाएगा। सो तो अच्छी बात है, नंदराम जी बोले। ढीला होगा ना? शुरू में होगा, बाद में एक धुलाई हो जाने पर थोड़ा सिकुड़ेगा, सो फिट आ जाएगा। मुझे अभी इंटरव्यू में जाना है, बिल्कुल फिट चाहिए। कहाँ जाना है? इंटरव्यू में। क्या होता है इंटरव्यू? नौकरी के लिए होता है भाई, मुझे बिल्कुल फिट चाहिए। आप इससे छोटा नंबर निकालिए। एक बार की बात है, थोड़ा ढीला ही पहन लीजिए, बाद में ठीक हो जाएगा। आप बात की फिक्र न करें, मुझे इससे छोटा नंबर निकाल कर दें। सोच लीजिए, हम तो आपके ही लाभ के लिए कह रहे हैं। धन्यवाद, आप दूसरा निकालिए, लड़के ने कहा। अजीब बात है, आप धन्यवाद भी देते हैं और अपने ही फायदे की बात भी नहीं मानते। नंदराम जी दूसरे नंबर का कुर्ता पजामा निकालने लगे। ग्राहक जो कपड़ा चाहता है वही देंगे ना आप, या अपनी मर्जी का देंगे? सदाशिव जी बोले। आप अपना हिसाब उसाब कीजिए। मैं क्या यहाँ कपड़े पहनकर देख सकता हूँ? लड़के ने पूछा। जरूर पहन सकते हैं, अंदर लंगोट उंगोट तो पहने होंगे ना, फिर क्या, शौक से पहन लीजिए। आप कोई महिला हैं, चाहे उधर से घूमकर अंदर चले जाइए, वहां पहन लीजिए। लड़का कुर्ता पजामा हाथ में ले काउंटर से घूमकर अंदर गया, जहां कंबलों के ढेर से टिककर एक व्यक्ति लेटा था। नंदराम जी ने उस व्यक्ति को जरा संबोधित करते हुए कहा, भाई जी, जरा बाबू साहब कपड़ा बदलने आ रहे हैं। अरे तो आए ससुरे, हम कौन उन्हें देख रहे हैं? लेटे हुए व्यक्ति ने टोपी को और अधिक आंखों पर खिसकाते हुए कहा। तब तक लड़का अंदर पहुंच गया था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। अब आप सुनिए, नंदराम जी ने सदाशिव जी से कहा। सदाशिव जी ने उत्तर नहीं दिया, वे हिसाब लगाते रहे। हम कह रहे हैं, अब आप ही सुनिए, हम जरा ग्राहक में लगे हैं, उन्होंने फिर दोहराया। ग्राहक तो अंदर कपड़ा बदल रहा है, आप उसमें क्या लगे हैं? हमने कपड़ा निकाल कर दिया तभी न बदल रहा है, नहीं तो कैसे बदलता। हम कह रहे हैं, हम ग्राहक में लगे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं। वे सज्जन अभी कपड़े बदल कर आ सकते हैं, दूसरा कुछ मांग सकते हैं। आप देख रहे हैं हम काम में हैं,
आप खुद उठिए और टेलीफोन पर जवाब दीजिए। हमें तो आप कोई काम करते दिखाई नहीं देते, अभी आप फोन सुन सकते हैं। यूं तो आप भी हमें कोई काम करते दिखाई नहीं देते। इसी समय दुकान के अंदर एक नेताजी घुसे तो सदाशिव जी खड़े हो गए और नमस्कार करने लगे। आप फोन सुनिए, नमस्कार हम कर लेंगे। नंदराम जी ने उन्हें टोका और स्वयं नेताजी को नमस्कार करने लगे। नेताजी कुछ बोले नहीं, वे घूम घूम कर कपड़ा देखने लगे। सदाशिव जी ने फोन उठाकर कहा, खादी भंडार, रॉन्ग नंबर। और फोन रखते हुए नंदराम जी से कहा, रॉन्ग नंबर था। होगा, हमें क्या, हम तो ये जानते हैं कि आप जब फोन उठाते हैं रॉन्ग नंबर होता है। सदाशिव जी फिर हिसाब करने बैठ गए। वह लड़का अंदर से निकला तो कुर्ता पजामा पहने था। उसने नंदराम जी से कहा, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल फिट है। हाँ फिट तो है, पर हमारी सलाह मानते तो आप ढीला ही लेते, जो सिकुड़ कर ठीक हो जाता। इंटरव्यू में जाना है यार, इसीलिए ये खादी पहननी पड़ती है। कोई नेताजी भी इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर हैं, सो खादी पहननी पड़ेगी, ड्रामा करना पड़ेगा सारा। कौन से विभाग में इंटरव्यू है? नेताजी ने पूछा। हरिजन कल्याण में है। अच्छा अच्छा। और नेताजी फिर कपड़े के थान देखने लगे। ड्रामे के लिए पहनना पड़ता है। लड़के ने बड़बड़ाते हुए बटुआ निकाला और नंदराम जी से पूछा, कितना बिल हुआ? बिल उल तो सदाशिव जी आप ही बनाइए, हिसाब किताब आप ही करते हैं। नंदराम जी ने सदाशिव जी से कहा। सदाशिव जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने बिल बुक पास खींची और दाम लिखने लगे। लड़का दाम चुकाकर तेजी से चला गया। अजीब बात है, कुछ देर पहले कोई सज्जन फोन पर थिएटर के लिए खादी का कपड़ा मांग रहे थे और अब ये सज्जन कह रहे हैं ड्रामे के लिए खादी पहननी पड़ रही है। नंदराम जी सड़क की ओर देखते हुए बोले, हम सब जानते हैं, हमारे विभाग में नौकरी के लिए आया है। मैं तो खुद बैठूंगा इंटरव्यू बोर्ड में। मुझे ही कह रहा था कि एक नेताजी हैं जिनके कारण खादी पहननी पड़ रही है। मुझे जानता नहीं, अब इंटरव्यू में जब मुझे बैठा देखेगा तो चौंक जाएगा। नेताजी ने हंसकर कहा, तो क्या आप उसे नौकरी में नहीं लेंगे? नौकरी में क्यों नहीं लेंगे? सामने ही खादी पहनकर गया तो क्या हुआ? जो व्यक्ति परिस्थितियां देखकर अपने को बदल लेता है वह वाकई बहुत होशियार है। मनुष्य को चाहिए कि वह जैसा समय देखे वैसा करे, चाहे मन मारकर ही सही। नेताजी ने कहा। सुंदर बात कही है आपने। सुना सदाशिव जी, परिस्थितियों में मनुष्य को बदलना ही चाहिए, चाहे मन मारकर ही सही। आप देखते हैं टेलीफोन की घंटी बज रही है तो चाहे व्यस्त क्यों ना हो, उठकर सुनना ही चाहिए। हर बार कह देते हैं हम हिसाब कर रहे हैं। इतने में टेलीफोन फिर बजने लगा। नंदराम जी ने सदाशिव जी की ओर देख मुंह फेर लिया और काउंटर से सिर टिका सड़क की ओर देखने लगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 2 व्यंग्य कहानियां। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।